नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल ने नबन्ना मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पहली बार सचिन पायलट पर गहलोत सरकार का कोई मंत्री ने निशान साधा। कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम भाजपा में होंगे शामिल, 8 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में आए दिन साधुओं से मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। ग्रामीण ने बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में नबन्ना मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में कल अत्याचार का और राजनैतिक आंतरिक हनन की प्रकाष्ठा हो गई। बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, लेकिन ममता जी की अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। ममता जी की बंगाल की सरहद के बाहर लोकतंत्र को बचाने की बात करती है और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अपराधों को हनन में सारी सरहदें पार कर दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को उनके नबन्ना कार्यक्रम में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कलकत्ता में भाजपा के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य के अपराधियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई अनावश्यक गिरफ्तारी न हो और रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को भाजपा द्वारा लगाए गए उन आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि उसके समर्थकों का रैली में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया था। पीठ ने कहा कि शांति और अमन बनाए रखने की जरूरत है। टीएमसी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि भाजपा का पाखंड उजागर हो गया है कि हमारे पुलिसकर्मी इस लायक हैं, बारिश हो या धूप हो, वे अपनी सीमा के आगे जाकर लोगों की रक्षा करते हैं। वे हमें हर समय सुरक्षित रखते हैं। राखी पर बंगाल भाजपा के नेता ने पश्चिम बंगाल के पुलिस कर्मियों पर राखी बांधी और तस्वीरें खिंचवाई और अन्य दिन पथराव करते हैं। मित्रों, आज 2 पूर्व के प्रदेशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंगाल की करेंगे और थोड़ा बहुत अपने प्रदेश बिहार की भी करेंगे। बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamata ji surpassed all limits of brutality, repression, and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो
वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। राज्यवार सर्वे करवाया जा रहा है। सांसदों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रही है। राज्यों के प्रभारियों का भी ऐलान हो चुका है। भाजपा नेता 2024 में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दावा करने वालों के केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने ज्यादातर राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम भी चल रहा है, खासतौर पर उन सीटों पर जहां 2014 और 2019 चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी या फिर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए ही लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे का काम होगा। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इन सीटों पर योजना को लेकर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें भी व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई गई। भाजपा एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस बार 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और रिकॉर्ड कायम होगा। उन्होंने 3 बिंदुओं में पार्टी की रणनीति बताई और 2014 और 2019 में भाजपा को जिन जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों की पार्टी ने समीक्षा की। इसके मुताबिक इन सीटों पर विपक्ष की जीत की वजह जातीय और धार्मिक फैक्टर के साथ विपक्ष का चेहरा रहा था। इस बार उन सभी सीटों पर भाजपा को फोकस कर रही है। देश भर में भाजपा ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम अभी से शुरू कर दिया है। खास तौर पर उन बूथों पर ज्यादा फोकस है जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कम वोट देखा जा रहा है कि कहां से वोट बढ़ाने की संभावना ज्यादा है और कहां कम है। जहां थोड़ी भी संभावना दिख रही है वहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं दोगुनी मेहनत के साथ काम करने को कहा जा रहा है। बूथ स्तर पर वोटर्स की सूची तैयार कर रही है। फिर वहां भाजपा के वोटर्स हो या नहीं, विपक्ष को वोट देने वालों को भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कहा जा रहा है। बात करें पुष्कर की सभा में जूता उछाल कांड के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर खुलकर हमले कर रहे हैं। पहली बार सचिन पायलट पर गहलोत सरकार का कोई मंत्री इस अंदाज में निशान साध रहा है। राजनीतिक जानकर इससे पीछे सियासी कारण बताए हैं। साथ ही अब यह लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इससे अशोक गहलोत खेमे की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाई से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। पायलट को लेकर चांदना की तख्लीकी सियासी कई वजह से हो सकती है। वे दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। पायलट परिवार का राजस्थान और पड़ोसी राज्यों गुर्जर समाज में बड़ा प्रभाव है। इसका फायदा सीधे तौर पर सचिन पायलट को मिलेगा। पायलट के मुकाबले चांदना गुर्जर समाज में प्रभाव के मामले में अभी जूनियर माने जाते हैं। जब कांग्रेस राजनीति में सक्रिय रहने से लेकर आंदोलन करने के कारण प्रदेश भर में चांदना की पहचान जरूरी है, लेकिन पायलट की सियासी लकीर बड़ी है। बता दें कि अब पायलट विरोधी खेमा चांदना की लकीर का बड़ा करने को प्रयास में है। इसलिए गहलोत और पायलट के खेमों की लड़ाई के बीच चांदना की एंट्री हुई है। जूता उछाल घटना के बाद कांग्रेस में पायलट विरोधी खड़ा लगातार आक्रामक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चांदना को अब पायलट विरोधी खेमा गुर्जर समाज में बड़ा नेता बनाने की मुहिम पर काम कर रहा है। राजनीतिक जुझारू चेहरे के तौर पर अशोक चांदना को गुर्जर समाज में बड़ा नेता के तौर पर स्थापित करने की है। गुर्जर समाज के पायलट के बराबर नेता तैयार करने की राजनीति पर काम चल रहा है। पायलट फैक्टर को बैलेंस करने के लिए गहलोत सरकार में गुर्जर समाज से अशोक चांदना के बाद शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के सीएम बनने से परसेप्शन से गुर्जर वोटों का कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला था। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि गुर्जर समाज के एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी से एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता और कांग्रेस के गुर्जर समाज से 8 विधायक बने। गुर्जर पहले बीजेपी की तरफ रुझान रखते थे, लेकिन पायलट फैक्टर से नैरेटिव बदला। गुर्जर समाज के वोटर्स पर सामाजिक तौर पर पकड़ बनाने के मकसद से अब लकीर बड़े करने की लड़ाई शुरू हो गई है। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है
कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों, और उस पर कोई आम आदमी अगर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते हैं। तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लान घटना है। इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे, और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पिटवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत कभी भी होनी नहीं चाहिए। कादा कीचड़ की बात आज आपने अपने संबोधन में हिंडोली में कही है। जी, बाहरी लोग, किसको बाहरी लोग माने और किसको कहें? जिन्होंने जूता फेंका, ये कादा कीचड़ जैसी हरकत है। आप बताइए, आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई करता है? इस राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या है, एक भी व्यक्ति अगर इसको एंडोर्स करता है कि किसी युग पुरुष जिसने इतनी बड़ी 12 साल की लड़ाई के बाद में एक जाति को नहीं 5 जातियों को आरक्षण दिलाने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, उस अंतिम संस्कार को ऐसे जूता चप्पल फेंक कर कलंकित, जिन परिवार के लोग जो शहीद हुए उस मिशन के अंदर, उनके लोगों को जाकर वो जूते चप्पल लगे हैं, तो ये कादा कीचड़ की मानसिकता है। अब इस खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष
माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने आज ही कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल को भाजपा में विलय करने पर निर्णय लिया गया था। इसके लिए विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प उमानका, एलेक्स कोसिकारा और रुडोल्फ फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं। 40 सीटों पर गोवा विधानसभा में भाजपा के पास 20 विधायक थे, वहीं कांग्रेस के पास 11 सीटें थी। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक के पास 2 व गोवा फॉरवर्ड पार्टी की 1 सीट है। वहीं अन्य के खाते में 6 सीट है। कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ अभी 3 सीटें ही बची हैं। वहीं भाजपा संख्या बढ़ाकर 28 हो गई है। महाराष्ट्र में आए दिन साधुओं से मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला है कि सांगली का, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना मंगलवार की है। पुलिस के अनुसार चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और कर्नाटक के बीजापुर के पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि साधुओं ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह घटना सांगली के जाट तहसील के लवंका गांव की है, जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 साधु एक कार में कर्नाटक के बीजापुर मंदिर शहर पंढरपुर की ओर जा रहे थे। वह सोमवार को गांव के मंदिर में रुके थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को यात्रा फिर से शुरू करते समय उन्होंने एक लड़के से दिशा निर्देश मांगा। इससे कुछ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि वह बच्चे का अपहरण करने का आपराधिक गिरोह हिस्सा है। इसके बाद कुछ ग्रामीण गाड़ियां से उतरकर साधुओं के ऊपर लाठी डंडा बरसाने लगे। वहीं पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ में पाया गया कि साधु वास्तव में उत्तर प्रदेश के एक अखाड़े के सदस्य थे। रिपोर्ट के अनुसार रास्ते से जाते वक्त वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत में एक दूसरे की स्थानीय भाषा नहीं समझ पाने के कारण मामला बिगड़ा और स्थानीय लोगों ने साधुओं की पिटाई कर दी। बता दें कि महाराष्ट्र में साधुओं के साथ अत्याचार की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी 2020 में पालघर के गढ़चिचाले गांव में भीड़ ने बच्चा चोर समझकर 2 साधुओं की हत्या कर दी थी। जमशेदपुर शहर में जब भी तेज बारिश होती है तो एमजीएम अस्पताल में बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों की सांस फूलने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बारिश होने के कारण वार्ड में पानी भर जाना है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। मंगलवार को तेज बारिश के कारण वार्ड पानी से लबलबा हो गया था। नाली का पानी बर्न वार्ड के गेट से अंदर पर भर आया। इस संबंध में विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिंज ने बताया कि इसको लेकर कई बार अधीक्षक सहित विभाग को भी इनकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बर्न यूनिट क्रिटिकल केयर यूनिट होता है। इसमें पानी भरने एवं गंदगी होने से मरीजों को इंजेक्शन होने का डर होता है। इस समय 4 से ज्यादा मरीज यहाँ भर्ती है। इधर एमजीएम अस्पताल में लगातार हो रहे कार्य को देखने के लिए मंगलवार के दौरान देर रात को अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले एमजीएम अस्पताल के बर्न यूनिट को देखा, जहां बरसात का पानी भर गया था, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो रही थी। उन्होंने देखा कि बर्न के अलग अलग बनी सभी नाली जाम है, जिसके कारण नाली का पानी वार्ड में अंदर आ रहा है। उसके बाद अस्पताल के शीत गृह इमरजेंसी सहित अस्पताल में हो रहे कार्य को देखने के साथ हमकार जवान को हाजिर कर रजिस्टर को चेक किया। इसके साथ ही हमकार के जवान को कई दिशा निर्देश दिया। एमजीएम अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को गुणवत्ता युक्त खाना नहीं मिल रहा है। इसका जानकारी डीएम लॉ एंड ऑर्डर इनके लाल द्वारा अधीक्षक को दी गई। मरीजों ने उनका बताया कि दाल में काफी पानी रहता है और समय पर खाना भी नहीं मिलता। इसे लेकर अधीक्षक ने एजेंसी के कर्मचारियों को बुलाकर उसको फटकार लगाते हुए चेतावनी दी और कहा कि मरीजों को गुणवत्ता युक्त खाना दे, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि एजेंसी के कर्मचारियों को बुलाकर सही से खाना देने के लिए कहा गया है। टाटा ग्रुप के पर्वत चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था।
साइरस की मर्सिडीज बेंज कार हाईवे पर सूर्या नदी के पुल पर डिवाइडर से टकराई थी। इस हाई एंड लग्जरी कार के एक्सीडेंट के बाद कार की सेफ्टी को लेकर सवाल उठे हैं। पुलिस ने भारत से लेकर जर्मनी तक मर्सिडीज कंपनी के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। मर्सिडीज ने पहले इंडियन एक्सपर्ट की टीम से कार की जांच कराई। इसके बाद में मंगलवार को 13 सितंबर को हांगकांग के 3 मेंबर्स की स्पेशलाइज्ड टीम थाने पहुंची। हादसे का शिकार हुए कार को मर्सिडीज बेंज की थाने यूनिट में रखा गया था। हांगकांग से आई टीम में 3 एक्सपर्ट है जो कार के सभी फंक्शन की जांच करने के बाद डेटा चिप भी रिकवर करेगी। पुलिस ने मर्सिडीज कंपनी से पूछा था कि उनके टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से मर्सिडीज की कॉलिजन इंपैक्ट की रिपोर्ट क्या है और क्या कार में कोई मैकेनिकल फॉल्ट था। इसके बाद कंपनी ने बताया कि कार में लगे डेटा रिकॉर्डर को डिकोडिंग के लिए जर्मनी भेजा जाएगा, जिसे डिकोड करने पर एसयूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। हांगकांग से आई टीम कार की डेटा चिप के जांच के लिए ले जा सकती है। कार के चिप को ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 4 सितंबर को हुए एक्सीडेंट में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिश्र का निधन हो गया था। उनकी मर्सिडीज कार हाईवे पर सूर्या नदी के पुल पर बने डिवाइडर से टकराई थी। वे गुजरात के उदवाला पारसी मंदिर से लौट रहे थे। हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जाकिर पंडोले की जान चली गई, जबकि कार ड्राइव कर रहे डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरिया पंडोले घायल हो गए हैं। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जिले की मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सावजिया में मिनी बस हादसे को शिकार हो गई। इसके हादसे में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार गली मैदान से पुंछ के लिए जा रही एक मिनी बस सीमावर्ती क्षेत्र सावजिया के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गिरी थी। इसी हादसे में 11 लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 लोग घायल हैं। मिनी बस में 36 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर सेना, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्हें कहा कि पुंछ के सावजिया में सड़क दुर्घटना में हुई मौत से दुखी हूँ। शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पुलिस और सिविल अधिकारियों को घायल को हर संभव इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मृतकों के परिवारजनों को मदद के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुंछ सड़क हादसे में दुख जताया। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की और राष्ट्रपति ने पुंछ के सावजिया में हुए दर्दनाक इस सड़क हादसे में लोगों की मौत की अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। मैं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा धर्म जनता दरबार लगाया। उन्होंने फरियादियों को सुना और प्रभावी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। जनता दरबार में सर्वाधिक मामले पुलिस और राजस्व से जुड़े जाए। बता दें कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। तभी गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दरबार पहुंचे थे। यहाँ 150 से करीब फरियादों की समस्याएं सुनी, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यात्री निवास में इंतजार कर रहे 700 से करीब फरियादियों के लिए कमिश्नर, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उनकी समस्याएं सुने। यहाँ सर्वाधिक शिकायतें पुलिस और राजस्व से जुड़ी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार दोहराया कि थाना और तहसील स्तर के मामलों का निस्तारण वही किया जाए। इसमें लापरवाही करने वाले अफसरों को चिन्हित करने के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों में कहा कि छोटे छोटे मामलों का निस्तारण यदि जिला, तहसील और थाना स्तर पर होता है तो लोग इतनी दूर से यहाँ जनता दरबार में नहीं आते। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जिला कार्यालयों, तहसीलों और थानों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से त्वरित निस्तारण करें। जनता दरबार में कमिश्नर रवि कुमार एनजी,
डीएम कृष्ण करुणेश, डीएसपी गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कुमार कृष्णा बिश्नोई समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता दरबार से पहले मुख्यमंत्री ने गौ सेवा की और हमेशा की तरह अपने स्वान कालू और गोलू को भी दुलारा। सीएम योगी ने सुबह सबसे पहले शिवावतारी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक उनका आशीर्वाद भी लिया। मंदिर भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे और वहां 20 मिनट तक गौ सेवा की, गौ सेवकों के संवाद कर गाय की देखभाल की उचित सलाह भी दी थी। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फ्री बिजली नहीं लेना चाहते। अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आप आज से आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पहली बार पत्रकारों से रूबरू होकर बातचीत की। दिल्ली में फरवरी 2020 में सरकार बनने के बाद से ही पहली बार उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले वह दिल्ली में मीडिया से डिजिटल की मुखातिब होते रहे हैं। हालांकि वो विभिन्न मौकों पर मीडिया के सवालों के जवाब देते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में चमत्कार हुआ है। दिल्ली में 51 लाख बिजली उपभोक्ता है, 40 लाख को सब्सिडी मिलती है और 30 लाख के बिजली के बिल शून्य आते हैं। अब नई व्यवस्था में उनकी फ्री बिजली मिलेगी जो बिजली सब्सिडी के लिए खुद ही आवेदन करेंगे। अब जो बिल आएगा उसके साथ एक फॉर्म आएगा, उसे संबंधित बिजली ऑफिस में जमा करना होगा। उसके अलावा एक नंबर पर भी आवेदन कर सकेंगे। 31 सितंबर तक आवेदन करना होगा। एमसीडी के बाद परमिशन सीएम को लेकर कहा कि इसे देखा हुआ है, कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है। इसके बाद में चुनाव आज आयोग जाएंगे। भाजपा ने पंजाब में ऑपरेशन लूट चलाने का प्रयास किया है। आपके 10 एमएलए को 25-25 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में जाने पर कहा कि यह जनता को समझना चाहिए कि ऐसे दलों को वोट न दे। आवेदन करने के बाद सब्सिडी 1 साल के लिए मिलेगी। इसके बाद फिर अगले साल के लिए आवेदन करना होगा। जिस माह में सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे उसके अगले माह से सब्सिडी मिलनी शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए आज से यह व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। यह नंबर आज से शुरू हो गया है। इस नंबर पर हाई करने से फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को भरकर व्हाट्सएप कर देने से भी फॉर्म को मान्य माना जाएगा। चमत्कार हुआ था। दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी। हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कोई छोटी मोटी इधर उधर लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली चली जाए तो चली जाए, नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगह आती है। और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ये केवल और केवल एक कट्टर ईमानदार सरकार का
की वजह से हुआ। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, 58 लाख। उसमें से 47 लाख कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है दिल्ली की जो, इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। 58 लाख टोटल कंज्यूमर्स है, 47 लाख को टोटल सब्सिडी मिलती है। उन 47 लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री बिजली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए, सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन जिन लोगों को, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने अपने नेताओं के इस्तीफे की एक श्रृंखला के बीच असम में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में कमरुल इस्लाम चौधरी ने पार्टी की असल इकाई को अस्थिर बताया। इस्लाम चौधरी ने कहा कि असम में कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अस्थिर था पिछले कुछ महीनों के दौरान असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशाहीन और भ्रमित नेतृत्व के कारण है, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में छोड़ दिया है। अपने पत्र में उन्होंने आगे बताया कि असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा सहित वरिष्ठ नेताओं को भारत के राष्ट्रपति हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग के मुद्दों के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि बुरा ने कांग्रेस विधायक को गद्दार यानी कायर भी कहा। इस्लाम चौधरी ने आगे कहा कि मेरे जैसे हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए खून पसीना बहा दिया है। सार्वजनिक स्वीकृति के बावजूद संबंधित कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद उनका मनोबल टूट गया। कमरुल इस्लाम चौधरी पहले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ कांग्रेस के छात्र शाखा और असम प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी राष्ट्रीय सचिव थे। इस बीच एएनआई से बात करते हुए कमरुल इस्लाम चौधरी ने कहा कि यह दुखद है कि दिल्ली से कोई कांग्रेस नेता जमीनी अध्ययन करने नहीं आ रहा। कांग्रेस में लोगों के लिए काम करना मुश्किल है। मैं उनसे पहले राज्य कांग्रेस को एकजुट करने का अनुरोध करता हूं और फिर भारत जोड़ो करो। दुख की बात है, दिल्ली से आके कोई नेता, कांग्रेस का कोई ऑब्जर्वर, कोई भी आके यहाँ पे अभी तक ग्राउंड स्टडी करने के लिए कोई भी नेता नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जिस हालत से कांग्रेस चल रहा है, मेरे जैसे लोग जिन्होंने सालों साल कांग्रेस के लिए काम किया है, खून पसीना हमने इस पार्टी को दिया है, एक ऐसा मोमेंट आ गया। आप देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग जिन्होंने अपनी पूरा जिंदगी कांग्रेस में डाला, अब उनको भी छोड़ना पड़ रहा है। तो जो हालत पूरे देश में बन रहा है और स्पेशली असम में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रह के आप लोगों को काम करना मुश्किल हो रहा है। तो जब तक मेरे हिसाब से ये अंदरूनी जो मारपीट चल रही है, इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, आज इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, मैं इनको अनुरोध करूंगा, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ सबसे पहले असम में, मैं देश की बात नहीं करूंगा, असम में कम से कम आप लोग सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस को जोड़िए। कांग्रेस तो दूर की बात, प्रदेश कांग्रेस को पहले जोड़िए, उसके बाद आप कांग्रेस को जोड़िए, उसके बाद लोगों को जोड़िए। असम में कांग्रेस का जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर हो जा रहा है। और जो, क्योंकि आप देखिए, नॉट ओनली मतलब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरह से ग्रुपिज्म स्टार्ट हो रहा है
मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को लेके जो दिल्ली में जो हाल है, सेम हाल यहाँ पे है। मेरे को लगता है जिस तरह से पर्टिकुलरली लास्ट 1 साल से जब से भूपेन बोरा जी अध्यक्ष बने, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का जो मर्यादा था असम में, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, वो मर्यादा कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे। जिस तरह से मतलब अभी जिस तरह से सरकार ये कांग्रेस चल रही है, उस हिसाब से बीजेपी को टक्कर दे पाना या दूसरे पार्टी को टक्कर देना पाना नामुमकिन। अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे का है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट एलिवेटर के जरिए सामान ऊपर ले जा रहा था। इस दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। हादसे वाली इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है और इसका नाम एम्पायर 2 है। यहाँ जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। लोहे के ढांचे पर लगाई जाने वाली इस तरह की लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर का नाम संजय भाई, जगदीश भाई, अश्विन एवं मुकेश राजमल और पंकज भाई खराडी है। हादसे के इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मृतकों को निकाला और घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया। भारतीय तटरक्षक बल आईजीसी को और गुजरात एटीएस ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसाई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। इसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलो हेरोइन पकड़े जाने की सूचना है। बोट के पाकिस्तानी चालक दल और बोट को आगे की जांच व कार्रवाई के लिए जाखू लाया गया है। आईसीजी के निगरानी दल ने बोट को जाखू तट से 33 समुद्री मील दूर इस बोट को दबोचा। इन्हें आईसीजी के त्वरित हमलावर बोटों ने पकड़ा। चालक दल से 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गुजरात तट से दूर अरब सागर में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। एसटीएस ने अधिकारी ने कहा कि ड्रग्स ले जा रही मछली पकड़ने वाली बोट को कच्छ जिले के जाखू बंदरगाह के पास तटरक्षक बल और एटीएस की एक संयुक्त टीम ने बीच समुद्र में रोका। इस जज्बात हेरोइन को गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क मार्ग से पंजाब ले जाया जाना था। उन्होंने कहा कि एक विशेष सूचना के आधार पर हमने पाकिस्तान से रवाना हुई नाव को रोका और 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 40 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा। जब्त बोट के साथ एटीएस और तटरक्षक बल के अधिकारी आज दिन में जाखू तट पहुंच सकते हैं। पहले भी गुजरात के समुद्र तट पर मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। कुछ विदेशी नागरिकों को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने गुजरात तट के माध्यम से भारत में तस्करी करने की योजना बनाई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में
गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं महासमुंद जिले में धान उत्पादक किसानों के साथ सिस्टम की लूट का मामला सामने आया है। यहां अलग अलग राइस मिलरों ने किसान से धान खरीदा है, लेकिन कई सालों से उसकी कीमत का भुगतान नहीं कर रहे हैं। परेशान किसानों ने महासमुंद में रैली निकालकर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देने की कोशिश की, तो दोनों अफसर नहीं मिले। किसान कलेक्टर से मिलने की जिद पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही सो गए। आधी रात को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मंडी में पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और किसान भुगतान संघर्ष समिति की अगुवाई में दर्जन पीड़ितों के किसान मंगलवार दोपहर में महासमुंद कृषि उपज मंडी परिसर में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने कन्हारपुरी गांव के किसान कांतिलाल साहू को श्रद्धांजलि दी। किसानों की आरोप है कि 65 वर्षीय साहू ने बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से आई सार्थक दिक्कतों की वजह से कीटनाशक पीकर जान दे दी है। वहां सभा के बाद तय हुआ कि कलेक्टर और एसपी को विज्ञापन देकर राज्यपाल, राज्य सरकार और कृषि विभाग के अफसरों तक अपनी मांग पहुंचाई जाए। किसान जब पहुंचे तो वहां कलेक्टर और एसपी नहीं मिले। नाराज किसानों ने कलेक्टर एसपी से मिलने की जिद पकड़कर परिसर में ही धरना दे दिया। यह धरना रात तक जारी रहा। किसानों को जब लगा कि सुनवाई नहीं होगी तो उन्होंने वहीं भोजन किया और दरी मंगाकर खुले में ही सो गए। रात 12 बजे के बाद पहुंची पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू, किसान नेता तेजराम विद्रोही, पवन चंद्राकर, तिलकराम साहू, टिकेश्वर प्रधान एवं मदन प्रधान, हिमसागर प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 घंटे बाद भी सभी मंडी परिसर में लेकर छोड़ दिया। किसानों को मोबाइल भी जब्त कर लिए गए थे। यह मोबाइल उन्हें देर रात 2:45 बजे वापस किया गया। किसानों को अब भी मंडी परिसर में नजरबंद रखा गया है। प्रशासन से कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेता तेजराम विद्रोही ने बताया कि कन्हारपुरी निवासी कांतिलाल साहू का स्थानीय राइस मिलर बजरंग अग्रवाल पर 3,66,826 रुपए बकाया है। यह रकम नहीं मिलने से परेशान कांतिलाल आत्महत्या कर चुके हैं। महासमुंद के ही महामाया एग्रोटेक एवं साई कृपा राइस मिल के संचालक तेज प्रकाश चंद्रकार व साझेदार रत्नाकर चंद्रकर भी 57 किसानों का 1,61,75,282 रुपए का बकाया है। बागबाहरा के राकेश चौहान ने 19 किसानों का 61 लाख का रुपया नहीं दिया। देवसराल गांव के जसवंत राव, रोहित साव, साधुराम व 77 किसानों का 1 करोड़ रुपया नहीं दिया है। कोसरंगी के गुरु तेग बहादुर राइस मिल के संचालक सन्नी लुनिया ने नारतोरा के परसोत्तम शाह को ब्याज नहीं दिया। किसान पिछले 3-4 साल से इसके भुगतान के लिए परेशान हो रहे हैं। टीआरएस के राज्यसभा सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार ने तेलंगाना के महबूब नगर जिले में 800 साल पुराने विशाल बरगद के पेड़ पिलम्बरी के संरक्षण के लिए अपनी एमपी लेड फंड से 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सांसद ने कहा कि पेड़ संरक्षण की जिम्मेदारी लोगों की है, जिसका एक ऐतिहासिक पहलू जुड़ा हुआ है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक ने राज्य के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौंड को पिलाल मारी को संरक्षित करने के लिए बधाई दी।
ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सांसद ने विशाल बरगद के पेड़ को बचाने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने राज्य के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ को अपने बच्चों की तरह पेड़ की रक्षा करने के लिए बधाई दी। सांसद ने आगे कहा कि यह सराहनीय है कि श्रीनिवास गौड़ ने पहली बार विधायक बनने के बाद पेड़ की देखभाल के लिए एक विशेष पहल की। विशेष रूप से ऐतिहासिक पेड़ को संरक्षित करने के लिए नमकीन ड्रिप उपचार प्रदान किया गया था। 800 साल पुराने पेड़ की सभी जड़ों की देखभाल की गई, जो इसे एक नया जीवन देने में कामयाब रही। संतोष ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि पिलमरी का पेड़ जो विलुप्त होने के कगार पर था, अब हरे रंग में फल फूल रहा है। श्रीनिवास गौड़ और संतोष कुमार ने मेटर गुडाको और पिलमारी चौहारे पर पिलमारी जंक्शन का उद्घाटन करने के बाद सेल्फी भी ली थी। समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल सत्र से पहले बुधवार को 18 सितंबर तक प्रतिदिन प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में प्रदर्शन का निर्णय लिया। प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायक को नजरबंद कर दिया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर को भी पुलिस ने घेर रखा है। सुबह से ही सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों आदि समस्या को लेकर सपा विधायक को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करना था। प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। सपा का आरोप है कि विधायकों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी ने इसकी घोर निंदा की है। बता दें कि सपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने बताया था कि सपा विधायक यूपी में ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई फर्जी मुकदमे, सूखा संकट, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान, किसानों की आत्महत्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर 18 सितंबर तक प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे तक धरना देंगे। 14 सितंबर प्रदर्शन का नेतृत्व विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे को करना था, पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। वहीं 15 सितंबर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, 16 को पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद एवं इंद्रजीत सरोज, 17 को पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और 18 को धरने का नेतृत्व पूर्व नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी तथा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के 8 विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक माइकल लोबो ने कहा कि हम पीएम मोदी और सीएम प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ो बीजेपी जोड़ो। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू होगी। गोवा में कांग्रेस को कद्दावर नेता दिगंबर कामत, माइकल लोबो समेत 8 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा ज्वाइन करने से पहले बाकी विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात भी की है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने इन 8 विधायकों को भाजपा में शामिल होने का दावा किया था। बता दें कि 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में सत्ताधारी भाजपा के 20 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास कुल 11 विधायक हैं। 8 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के अब राज्य में 3 विधायक रह जाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब गोवा कांग्रेस में फूट पड़ी है। इससे पहले जुलाई 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। पाला बदलने वालों विधायकों में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल थे। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कावलेकर समेत 6 बागी विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में रूटीन चेकअप में ब्लॉकेज का पता चलने पर एंजियोप्लास्टी हुई है और एक स्टंट डाला गया है। उनकी पत्नी डॉक्टर तनीजा फातिमा ने बताया कि रूटीन चेकअप के लिए गंगाराम अस्पताल में आए थे, जहां डॉक्टर ने हार्ट में ब्लॉकेज बताई, जिसके लिए एंजियोप्लास्टी कराकर एक स्टंट डाला गया है। अब तबीयत बेहतर है और डॉक्टर की निगरानी में आईसीयू के रूम में शिफ्ट कर दिया है।
कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जहां एक बात करी कि मोदी सरकार घेरा, वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को बगैर जंग लड़े 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन सौंप दी। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह बताए कि यह जमीन कब वापस ली जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि चीन ने लद्दाख सीमा पर अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने यह आरोप ऐसे वक्त लगाया है जब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी सेनाएं पीछे हटा ली है। भारत व चीन के बीच पैंगोंग जेल क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे अपने हजारों सैनिकों और भारी हथियारों को साथ वहां तैनात कर दिया गया। लंबी सैन्य और कूटनीति वार्ता की एक श्रृंखला के बाद दोनों पक्षों ने पिछले साल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से और घोघरा क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। पैंगोंग झील क्षेत्र से सैन्य वापसी पिछले साल फरवरी में हुई थी, जबकि घोघरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिकों और हथियारों की वापसी पिछले साल अगस्त में हुई थी। राहुल गांधी से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे गए ओपेट में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है और सामाजिक समरसता जानबूझकर भंग की जा रही है। मोदी सरकार पर तीखा आरोप करते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पिछले 8 वर्षों में मुट्ठी भर भी राजनेताओं और व्यापारियों के हाथ में केंद्रित हो गई है। इससे भारत का लोकतंत्र और संस्थान कमजोर हो रहा है। उन्हें आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।